एंगेजमेंट्स रहते हैं, तो फिर भी मुझे खुशी है कि हम लोग आज फरवरी की शुरुआत में मिल रहे हैं। कोंकण रेलवे में मैं नया हूँ, आप सभी बहुत पुराने हैं, यहाँ के बासिंदे हैं, कोंकण रेलवे का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। 26 जनवरी 2025 को कोंकण रेलवे में परिचालन के 26 वर्ष पूरे किए, और अगर आप उसमें 7 साल स्पेशल के भी लगा लें तो ये संस्था 35 साल पुरानी संस्था है। पिछला जो वित्तीय वर्ष था यानी 2023-24 कोंकण रेलवे के इतिहास में सबसे अच्छा वित्तीय वर्ष रहा, क्योंकि कोंकण रेलवे ने 26 वर्ष के परिचालन के इतिहास में सबसे अधिक प्रॉफिट मुनाफा 301 करोड़ का रिकॉर्ड प्रॉफिट हासिल किया 2023-24 में। 4,677 करोड़ का टर्नओवर रहा कोंकण रेलवे का, और ये संभव हुआ है कोंकण रेलवे के 2 आय के स्ट्रीम है, रेवेन्यू स्ट्रीम है। एक है गाड़ियों का परिचालन जिससे आय होती है, और दूसरा है प्रोजेक्ट्स। आप सभी को मालूम है कि कोंकण रेलवे ने ट्रेन ऑपरेशन के साथ साथ प्रोजेक्ट्स के फील्ड में अपना नाम बहुत ऊंचा किया, खास करके सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। लगभग 19,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला लाइन, जो कि कटरा को श्रीनगर से जोड़ने वाली लाइन है, उसमें 52 किलोमीटर का कार्य कोंकण रेलवे को मिला। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उस कार्य को कोंकण रेलवे ने बहुत सफलतापूर्वक संपादित कर लिया है। 8 जनवरी 2025 को कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने उस पूरे खंड का निरीक्षण किया और उसको अब ऑथराइज कर दिया कि उस पर ट्रेन ऑपरेशन शुरू हो। अभी उस पर बहुत सारे स्पीड ट्रायल्स चल रहे हैं, और बहुत शीघ्र ही माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उस पर कटरा से श्रीनगर की ट्रेन का इनॉग्रेशन होगा। अभी डेट हमें भी नहीं पता है। ये सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था, जिसमें 16 टनल्स और 22 ब्रिजेस का काम कोंकण रेलवे ने किया, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज कोंकण रेलवे ने बनाई है, जो आईफिल टावर से भी 39 मीटर ऊंची है उस रिवर ब्रिज से। लगभग 1500 करोड़ की लागत आई सिर्फ एक पुल बनाने में। ऐसे ही एक दूसरा पुल है जिसको अंजी ब्रिज कहते हैं, जो रेलवे में पहला केबल स्टे ब्रिज है, यानी केबल्स का ब्रिज। रोड पे आप बहुत सारे देखते होंगे, लेकिन रेलवे में पहला केबल स्टे ब्रिज कोंकण रेलवे में बना। ये आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट की दुनिया में सिविल इंजीनियरिंग के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, कोंकण रेलवे को इसके बाद बहुत सारे अन्य प्रोजेक्ट्स में हम लोग बिड कर रहे हैं, और हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। इस वर्ष ये जो हमारा कैलेंडर ईयर, पिछला कैलेंडर ईयर बीता और ये वित्तीय वर्ष मार्च में खत्म होगा, चूंकि कटरा श्रीनगर का काम अब समाप्त हो गया, तो कोंकण रेलवे को हमें और प्रोजेक्ट्स की दिशा में कार्य करना था। इसमें हमने ये फोकस किया कि कैसे हम नए नए प्रोजेक्ट्स करें। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही कि पिछले 7 महीनों में कोंकण रेलवे ने 2000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट लिए हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट हैं, ट्रैक बिछाने का काम है, उसमें भी टनल्स हैं, ब्रिजेस हैं, और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, विद्युतीकरण का काम कोंकण रेलवे को इस वक्त हम भारतीय रेल के लगभग 9 जोनल रेलवे में ये विद्युतीकरण का काम कर रहे हैं। तो कोंकण रेलवे न केवल ये 740 किलोमीटर की परिधि में गाड़ी चला रहा है, बल्कि हिंदुस्तान के कम से कम 16-17 राज्यों में किसी न किसी रूप में काम कर रहा है। ये कोंकण रेलवे के लिए बड़े गर्व का विषय है। कोंकण रेलवे के ये 740 किलोमीटर में भी जो सबसे बड़ा काम पिछले साल हुआ, वो हुआ विद्युतीकरण का पूर्ण करना। और इस इलेक्ट्रिफिकेशन से अब हम
कोंकण रेलवे 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे है, जो कि 2 साल पहले नहीं था। और जो हमारा ईंधन का कॉस्ट है, जो पहले हम डीजल इंजन से गाड़ियाँ चलाते थे, उसके खर्चे में और जो बिजली इंजन से गाड़ियाँ चलती हैं, कोंकण रेलवे को लगभग 190 करोड़ की हर साल इससे बचत हो रही है। और न केवल ईंधन के दाम में बचत हो रही, पर्यावरण के लिए ये सबसे अच्छा हो गया कि पर्यावरण का प्रदूषण जो डीजल इंजन से होता था वो बिल्कुल बंद हो गया। अब मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि हम लोग बिल्कुल ग्रीन रेलवे हैं आज की डेट में, 100% इलेक्ट्रिफाइड ग्रीन रेलवे। कोंकण रेलवे से जुड़े हुए जितने साइडिंग्स हैं जिनसे हमको व्यापार मिलता है, वो भी इलेक्ट्रीफाई कर दिए गए उसके साथ ही। ऐसा नहीं है कि किसी साइडिंग में HPCL में या MMRT में या कंटेनर कॉर्पोरेशन की साइडिंग में हमें ट्रेन लेके जाना है तो हमें इंजन बदलने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कोंकण रेलवे की। यात्री सुविधाओं की दिशा में अगर हम बात करें तो पिछले 2-2.5 वर्षों में बहुत सारी नई सुविधाएं हुई। 2 वंदे भारत ट्रेनें इंट्रोड्यूस हुई कोंकण रेलवे पर, मुंबई, गोवा और गोवा बेंगलोर। एग्जीक्यूटिव लाउंजेस हमने 5 स्टेशनों पर कोंकण रेलवे में लगाए हैं, और जिसमें से अगर रत्नागिरी क्षेत्र की बात करें तो खेड़ और चिपलून में 2 एग्जीक्यूटिव लाउंज हुए। रत्नागिरी में हम मार्च तक यहाँ पर आरंभ कर लेंगे। और हर साल योजना है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति थी कि क्या ये जो लाउंजेस हैं ये सिर्फ अपर क्लास पैसेंजर के लिए हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही सस्ते दरों पे 50 रुपये प्रति घंटे पर फ्री वाईफाई और एयर कंडीशन और ट्रेन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन के साथ किसी भी क्लास के पैसेंजर के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं, अगर आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो एयरपोर्ट पर लाउंजेस हैं, इंडियन रेलवे के दूसरे स्टेशनों पर जाते हैं तो ऐसे अपर क्लास लाउंजेस, लेकिन कोंकण रेलवे में नहीं था ऐसा। दूसरा हमारा ये प्रयास रहा कि जो रिटायरिंग रूम्स हैं बड़े स्टेशनों पे, इसका नवीनीकरण करें, तो वो कार्य भी हमने कर लिया है। यात्री सुविधाओं की दिशा में हमारा प्रयास है अब कि आने वाले दिनों में ज़्यादा कवर्ड शेड, अच्छे प्लेटफॉर्म सरफेस, इसके अलावा जो हमारे डिजिटल साइनेज बोर्ड्स हैं, स्केलेटर्स हैं, इसकी सुविधा धीरे धीरे अगले 3 सालों में हमने योजना बनाई है कि अधिक से अधिक यात्री सुविधाओं को मुहैया कराएं। हम लोग सिंगल लाइन सेक्शन में हैं। हमारा लगभग 50 किलोमीटर डबल लाइन है, बाकी हमारा सिंगल लाइन सेक्शन है। और इसलिए हमें अब ज़रूरत है कि हम ज़्यादा ज़्यादा कैपेसिटी ऑगमेंटेशन करें। पिछले 3 सालों में, बल्कि 4 सालों में मैं कहूँगा, जब से काम सैंक्शन हुआ अगर ये, तो कोंकण रेलवे में 10 नए स्टेशन, 8 नए लूप और 47 किलोमीटर का डबलिंग और 740 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन, ये लगभग हमने 2200 करोड़ रुपए लगा करके ये काम किया था। इसमें लगभग 1700 करोड़ हमने मार्केट से बोरो करके, लोन लेकर के कार्य किया, लेकिन ये कार्य बहुत आवश्यक था परिचालन की दृष्टि से, यात्री सुविधा की दृष्टि से, और इलेक्ट्रिफिकेशन तो बहुत ही ज़रूरी था। तो आज हम लोग आपसे मिलने आए हैं। हमारा आपका संवाद बहुत दिनों से नहीं हुआ था। कुछ सामान्य बातें, बहुत सारी बातें अखबारों में छपती रहती हैं, लेकिन ये विशेष बातें हैं जो मैंने सोचा कि हमारे माध्यम से आप तक पहुँचे। इसके अलावा आपके मन में भी कुछ प्रश्न होंगे। देखिए कि आज हमने स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा है, लेकिन अगर प्रेस और मीडिया के साथी हैं तो निश्चय ही आपके मन में सवाल होंगे। तो हम जितना भी स्लॉट रणनीकर जी ने तय किया होगा, लेकिन निश्चय ही कुछ प्रश्नों को हम जरूर लेंगे, ताकि आप ये सवाल, अगर उसके उत्तर तुरंत उपलब्ध हैं तो तुरंत आपको बताएंगे, अन्यथा निश्चय ही आपको सूचित करेंगे। मंत्री वही बोलते हैं कि होने वाला है, खाली गोवा ने रिप्लाई दिया है, कर्नाटक का कुछ है। आप मर्जर की बात कर रहे हैं? हाँ, मर्ज। हमारे पास ऐसी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है। मैं भी आपकी तरह अखबारों में ही पढ़ता सुनता रहता हूँ। लेकिन इधर के MP नारायण राणे, सुनील तटकर ने
बहुत मुद्दे पर बहुत उठाया है अखबार में और मीडिया के साथ कि कोंकण रेलवे अपना खर्च नहीं करती है, पैसेंजर को सुविधा नहीं देती है, इसीलिए उनको जोन में डालने के लिए भारतीय रेलवे मर्ज करना चाहिए। ऐसा हो सकता है, वही मैं कह रहा हूँ, ये सूचना मैं भी अखबार के माध्यम से पढ़ता हूँ, लेकिन ऐसी आधिकारिक सूचना हमारे पास नहीं। आपका दावा है कि आपसे इस बारे में किसी ने भी बात नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी नहीं, सेंट्रल रेलवे के कुछ अधिकारियों ने? इसको दावा शब्द तो अच्छा शब्द नहीं है, मैंने कहा कि मेरे पास जो सूचना है वो आपको बता रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है क्या कि आपको कोंकण रेलवे सेंट्रल रेलवे मर्ज होना चाहिए? आपको क्या लगता है, ये जरूरी? देखिए, चूंकि इस प्रकार के निर्णय मंत्रालय देता है, इस पर मेरा व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। नहीं, जरूरत है, लेकिन सर कोंकण रेलवे की सब अच्छी काम मैंने आपको यही कहा कि कोंकण रेलवे हर साल 200, 150, 300 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो हम कॉरपोरेशन बहुत अच्छा चला रहे हैं, लेकिन अगर इस कॉरपोरेशन को भारतीय रेल में मर्ज होना है तो ये निर्णय मंत्रालय लेगा, इसको मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सर, आपने कहा कि इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, समझो ऐसा हुआ कि मर्ज हो गई फ्यूचर, तो क्या बेनिफिट होगा इस रेलवे लाइन कोंकण लोगों के लिए? क्या बेनिफिट हो सकता है अगर सेंट्रल में मर्ज हो गई तो? लोगों के मन में दो चीजें है सर। एक कि अगर मर्ज हो गई तो कोंकण रेलवे जो अपनी लगती है लोगों को अभी, वो शायद अलग कुछ हो जाएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, रेलवे आपके टेरिटरी से पास होती है। देखिए, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, अन्यथा मैं जरूर आपको कहता, क्योंकि भविष्य में क्या होगा, इस रेलवे का स्वरूप क्या होगा, क्या लाभ होंगे, क्या हानियां होंगी, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। सर, यूनियन के बारे में आपको, यूनियन के लोगों को पैसा नहीं मिलता है, जो काम करते कर्मचारी, उन्होंने इशारा भी दिया था कि हमारा पगार नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है? ये सर्वथा असत्य है। हमने न केवल सैलरी दी है, जितने इंक्रीमेंट भारत सरकार ने अनाउंस किए वो सारे अलाउंसेस दिए हैं, सारे अलाउंसेस रिवाइज करके दिए हैं, और यहाँ तक कि 17,975 रुपये, जहाँ तक जो राशि ध्यान है, दिवाली में बोनस भी किया है, ऐसी कोई बात नहीं। झा साहब, आपका कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन, आपको इंडिविजुअल अधिकार है, तो रत्नागिरी दादर रत्नागिरी पहले गाड़ी शुरू की, अभी रत्नागिरी दिवा तक जाती है, ये कोंकण के लोगों पे अन्याय आपको नहीं लगता? करने वाले सर, इसके लिए दादर रेगुलर कब होने वाली गाड़ी? सर, इसके रिलेटेड विनायक राउत ने बताया है कि अगर दादर रत्नागिरी पैसेंजर नहीं शुरू हुई तो आंदोलन कर देंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दादर कहाँ पर है? सेंट्रल रेलवे में। दीवा से दादर किसको ले जाना है? सेंट्रल रेलवे को। इसमें मैं क्या उत्तर दूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रत्नागिरी दीवा दादर तक ले जाते हैं तो हमें खुशी हो, और इस बारे में आप लोगों को भी मालूम है, बैठक हुई है, सेंट्रल रेलवे को माननीय सांसद महोदय ने भी कहा है, और सेंट्रल रेलवे इस पर विचार कर रहा है। हमारी तरफ से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये गाड़ी दीवा से दादर एक्सटेंड हो जाती है तो हमारे और यात्रियों के लिए सुविधा में वृद्धि होगी। आपका कहना है कि सेंट्रल रेलवे नाटक कर रही है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने आपसे वही कहा कि सेंट्रल रेलवे इस मांग पे विचार कर रहा है। अचानक क्यों बंद किया उसको? कुछ कारण होगा, चलती थी दादर? नहीं, दादर में जितना मुझे सूचना है, दादर में इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ कार्य हो रहे थे, कुछ प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन के कार्य हो रहे थे। यद्यपि मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है, सेंट्रल रेलवे का जुरिस्डिक्शन है वो, और इसी कारण से बंद किया गया। आपका प्रश्न है कि क्या इसको आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा उत्तर है जी हाँ, जरूर बढ़ाना चाहिए, लेकिन इसका अधिकार क्षेत्र मध्य रेलवे। ऐसा कौन चाहता है कि ये गाड़ी दादर तक नहीं जाए? ऐसा कौन है क्या दरमियान में जो नहीं चाहता कि गाड़ी दिवाई में? मुझे तो नहीं लगता है। अगर हमारे यहाँ, इसका उल्टा आपको बता देता हूँ, अगर हमारे यहाँ इस गाड़ी को किसी स्टेशन तक जाना होता, एक्सटेंशन होता, और इसकी शक्यता हो, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी हो, तो निश्चय ही रेलवे उसको करके देगी। सर, रत्नागिरी स्टेशन को बहुत दिक्कत आती है। एक नंबर एसी डब्बा आगे जाता है, टू टायर, तो लोगों को सामान लेके लिफ्ट तक आना पड़ता है। दूसरा, आपकी लिफ्ट चालू नहीं रहती, बहुत बार बंद होते हैं, एक्सीलेटर नहीं चलता है, इसके लोगों को सामान लेके जाने को बहुत तकलीफ होती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एस्केलेटर और ये अगर कार्य नहीं करते हैं तो मैं अभी आपसे आरएम को पहले कहता हूँ जवाब दें, उसके बाद मेरे मन में भी उत्तर है, मैं आपको दूंगा। बताइए बाबा। जब भी ऐसे एस्केलेटर वगैरह कुछ मेंटेनेंस के लिए बंद रहता है तो उसका हम वहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा देते हैं, लेकिन ऐसी सूचना अगर प्राप्त भी अगर बंद है
उसको अटेंड कर रहे हैं। नहीं सर, कभी भी चालू नहीं रहते। आप अभी हम मेरे साथ चलो, अभी देखो एक्सीलेटर चालू है क्या। उस दिन लिफ्ट भी बंद थी। लोगों को तो कम से कम बताना चाहिए ना, लिफ्ट बंद है तो एक्सीलेटर तो चालू करो। खाली ऊपर जाने को एक्सीलेटर, नीचे आने को एक्सीलेटर नहीं है। आपके पास एक्सीलेटर क्या काम कर रहा है वो भी बताओ। और एक एक्सीलेटर बनाना जरूर है सर आपको ये। ठीक है, पहले तो आपका जो प्रश्न है कि लिफ्ट और एस्केलेटर नियमित रूप से चालू नहीं रहते हैं, बीच बीच में खराब होते हैं। मैं उसको दिखा लेता हूँ, मैं चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी भेजता हूँ। उसको हम निश्चय ही ना केवल ठीक कराएंगे, सुनिश्चित करेंगे कि रेगुलर चले। साहब, नागपुर मडगांव रेलवे है ना, वो शेगांव तक जाती है। लोगों को स्पेशल ट्रेन है, वो रेगुलर करो ना, लोगों को बहुत पैसा देना पड़ता है। ठीक है, नागपुर मडगांव में बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार ये डिमांड आया है। नागपुर मडगांव जो है वो ट्रायल बेसिस पे रेलवे बोर्ड ने इसको परमिट किया है। रेलवे बोर्ड को ये मांग सेंट्रल रेलवे से दी गई है कि इसको नियमित ट्रेन घोषित करें। गाड़ियों में ठहराव और ट्रेन का रेगुलर होना ये मंत्रालय तय करता है, हमसे सिर्फ टिप्पणी मांगी जाती है। हमने उसकी टिप्पणी दी है कि इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। सर, हमें एक दिक्कत है, कोकण रेलवे कोकण लोगों के लिए है, लेकिन हमें यहाँ टिकट नहीं मिलता है कोकण रेलवे के लिए। जो भी एक्सप्रेस गाड़ी रहती है, कोटा नहीं है, नहीं, इमरजेंसी। अगर आपका कोई स्पेसिफिक किसी ट्रेन के लिए हो तो आप बताएं। जनरल बात करने से कोई फायदा नहीं। किसी पर्टिकुलर गाड़ी में कोटे की दिक्कत है तो जरूर बताएंगे, इसमें साहब बैठे एड्रेस करेंगे। सर, कोकण रेलवे में जो संगमेश्वर स्थानक है, बहुत सी गाड़ियाँ उधर रुकती ने 26 तारीख को आंदोलन भी नहीं किया। नहीं, मैं कोटे की बात कर रहा था। कोटे में कुछ आपके पास कोई स्पेसिफिक हाँ सर, किसी स्पेसिफिक ट्रेन का प्रश्न हो और अगर नहीं है अभी तो आप बता दीजिएगा, सीएम साहब उसको एड्रेस करेंगे। कोटा का भी आपको हम बता दें, कुछ कोटा हमारे नियंत्रण में होता है, कुछ हमें मंत्रालय से या बगल के जोनल रेलवे से लेना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेन में सीट अवेलेबिलिटी या नंबर ऑफ कोटा कम है तो आप हमारे संज्ञान में सर, रखें। उस पर मेरा प्रश्न है, अभी फॉर एग्जांपल आप बोले ना, स्पेशली कोकण रेलवे में रत्नागिरी के लिए कितनी सीटें दे रहे हो आप बताओ, कितने कोच है कोकण रेलवे पर? अपना कोकण कन्या में 20 या 22 कोच है एज पर माय नॉलेज। रत्नागिरी के लिए कितने उस कोच मेरे को बताओ। आपकी मांग क्या है? आपकी मांग क्या भाई है? मांग मांगता है कि रत्नागिरी के 2 हो गए तो 6 करो ना, कि रत्नागिरी कोकण रेलवे का सबसे सेंटर पॉइंट है। और रत्नागिरी आप स्टडी करो, आपको मालूम होगा इसके अंदर कि रत्नागिरी के लिए कितने ये सीट अवेलेबल है। अब भी मालूम करो, पूछो। 24 कोच है कोकण कन्या में, एग्जांपल दिया, आप बोले ना, एग्जांपल दे दिया। नहीं, मैं भी अभी आपको बताओ ये बता बताओ कितने हैं। मैं भी आपको ये बता रहा हूँ, सीट का जो एलोकेशन होता है उसका एक रेशियो होता है। हाँ। वो एक नियम से होता है। जब आपकी डिमांड आती है साहब 24 हमें कम पड़ता है, हमको 40 चाहिए, ठीक है ना, वो रेशियो रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फिर से हम प्रोसेस करते हैं। इसलिए जनरल बात ना करके, अगर किस जैसे आपने कोकण कन्या कहा, हम उसका एग्जामिन करा लेते हैं, आपकी क्या डिमांड है वर्सेस क्या सप्लाई है। सावंतवाड़ी से आती है ना, ठीक है। उसमें गोवा के लोग ज्यादा रहते हैं। ओके, कोकण कन्या और तुतारी का हम एग्जामिन करा लेंगे। अगर उसमें जस्टिफिकेशन होगा निश्चय ही पढ़ाएंगे। अल्टीमेटली यात्रियों के लिए है ये। जहाँ से मेरे अभी आप बताएं कि अभी आई जोन टुडे कोकण कन्या में रत्नागिरी के लिए कितने कोच है, इसका मेरे को जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। आपको मालूम है? हाँ, मेरे को बता दो। यही सब लोगों ने लैंड दी, लेकिन कोकण के लोगों को कोकण रेलवे अपनी नहीं लगती है, ये इसलिए नहीं लगती है। सब साउथ में जा रहे हैं। Impressions are not facts. सर, आपने अभी एक आपका कहा जो इम्प्रेशन है वो फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। सर, अभी आपने बताया कि विद्युतीकरण उसके लिए अभिनंदन, पर डबलीकरण क्यों रुका हुआ है उसके बताते हैं वजह? आपको, पहले इनका प्रश्न ले लें। बताइए, संगमेश्वर में किन गाड़ियों के ठहराव की बात कर रहे हैं? वो 26 तारीख को उन्होंने उपोषण भी किया था, मडगांव पोरबंदर। कौन सी गाड़ी? और बताइए। 2-3 गाड़ियां और रुकती नहीं। 3 गाड़ियाँ, जामनगर मैं आपको ये पोरबंदर। बताना जामनगर, चाहता हूँ। पोरबंदर। हाँ, मैं बताता हूँ। संगमेश्वर स्टेशन के बहुत सारी गाड़ियों के ठहराव का हमारे पास डिमांड है। उन सभी डिमांड को हमने रेल मंत्रालय भेज दिया है। ठहराव का निर्णय रेल मंत्रालय के अलावा और कोई नहीं करता है, ये बात आपको सबको पता है। जितने भी एमपीज एमएलएज की डिमांड है, सिर्फ संगमेश्वर ही नहीं, जितने भी स्टेशन पे जिन जिन गाड़ियों का डिमांड है सबकी मैं लिस्ट लेकर के आया हूँ, और ये सारे डिमांड हमने मंत्रालय भेजे हैं। आप सबको जानना चाहिए, क्योंकि हमारी आपकी बात इतना आमने सामने बहुत कम हो पाएगी। गाड़ियों के ठहराव के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला,
ऑपरेशनल फिजिबिलिटी होना चाहिए, परिचालन की दृष्टि से वहाँ गाड़ी रोकना संभव हो। दूसरा, कमर्शियल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। कमर्शियल जस्टिफिकेशन सीएमडी या सीसीएम तय नहीं करते, पूरे इंडियन रेलवे में उसका एक मानक बना हुआ है कि इतना टिकट सेल होगा अनरिजर्व, इतना रिजर्व, तो ये जस्टिफाई होगा। कई सारे केसेस हैं जिसमें वो जस्टिफाइड नहीं भी है, लेकिन कोंकण रेलवे के यात्रियों की डिमांड है, इसलिए हमने उसको भी मंत्रालय भेज दिया। ठीक है, तो केवल संगमेश्वरी नहीं, बहुत सारे स्टेशन हैं जिसकी डिमांड आई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पहली बात, आपकी कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो फाइल में बंद कर दी जाती है। इसके लिए आपको एकदम मन शांत रहना चाहिए। हर मांग को हम मंत्रालय तक जरूर भेजते हैं। ठीक है, आपका सवाल था कुछ? अपने लाइन पर सब एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलती है, लेकिन बीच में जो छोटे छोटे स्टेशन है उनके लिए कोई पैसेंजर भविष्य में चालू होगी? किस सेक्शन में? पूरा कोंकणी है, पनवेल टू साउंड रोड तक। देखिए, अभी ऐसा है कि 3 गाड़ियों का तो एक्सटेंशन ही हुआ है साउथ में। इस तरफ रोहा से, जहाँ से हमारी टेरिटरी शुरू होती है, रोहा से गोवा तक, रोहा से मडगांव तक हमारी जो लाइन कैपेसिटी है वो बहुत सैचुरेटेड है। जैसे मैंने कहा, सिंगल लाइन सेक्शन है, उसमें हम 50 किलोमीटर का ही लाइन अभी डबल लाइन कर पा रहे हैं। तो और अधिक गाड़ियों को इंट्रोड्यूस करने की बजाय हमारा प्रयास है कि हम जो गाड़ियाँ कम डिब्बे की चल रही हैं उसमें डिब्बे बढ़ाएं। लेकिन अभी एक नई गाड़ी आपके लिए बांद्रा टर्मिनस से मडगांव तक चली है। कई गाड़ियों को अभी ठहराव दिए गए हैं। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। जो पिछले 1 साल में कई नई गाड़ियों का ठहराव महाराष्ट्र के स्टेशनों पे दिए गए हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम डिटेल प्रबंधक को दे देंगे, वो आपसे शेयर कर देंगे। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर आपका खंड हो गया कि इस खंड में कोई गाड़ी चलाने वाले हैं, तो उसका मैंने कहा कि जिन प्रश्नों के उत्तर तुरंत रेडी नहीं होंगे वो भी मैं आपको आधिकारिक रूप से मुहैया करूँगा। कोंकण रेलवे की आवाज सेंटर में सुनी नहीं जाती, ऐसा नहीं है। ये कहना तो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का इंसल्ट होगा, ऐसा नहीं है। हमारे एमपी एमएलए सारे डिमांड लेकर के जाते हैं। प्रति वर्ष 40,000 से 50,000 ठहराव के डिमांड मंत्रालय पहुंचते हैं पैन इंडिया रेलवे से। अपने संज्ञान में कह सकता हूं कि पिछले 2 वर्षों में कम से कम 200 ऐसे प्रतिवेदन तो मैंने स्वयं भेजे हैं बोर्ड को। जैसा मैंने कहा, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी और कमर्शियल जस्टिफिकेशन के बाद ही मंत्रालय ठहराव तय करता है। हमारे आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि हमारे ऑनरेबल एमपीज वो डिमांड वहाँ पेश करते हैं। जितने इम्पोर्टेंट डिमांड लगते हैं मंत्रालय को, उसको सैंक्शन मिलता है। तो इस पे ये कहना कि हमारी आवाज़ सुनी नहीं जाती है, ठीक नहीं। सर, बीच में रेलवे स्टेशन पे जो काम हुआ है ब्यूटिफिकेशन का, तो वो काम का जो क्वालिटी है वो सही नहीं है, ऐसे कुछ लोगों ने उसके बारे में आवाज़ उठाई। तो आपने आपके लेवल पे कुछ इंस्पेक्शन वहाँ पे कराए हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। पीडब्ल्यूडी महाराष्ट्र के साथ एक एमओयू हुआ कोंकण रेलवे का, और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट महाराष्ट्र ने लगभग 97 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए ताकि महाराष्ट्र के स्टेशनों का जो फेस डेवलपमेंट हो। और जब ये स्टेशनों पे कार्य हुआ उसके बाद मानसून में कई जगह तकलीफें, कहीं लीकेज की, कहीं पे कुछ पार्ट गिरे। कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस ये सारा जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी महाराष्ट्र का है। और आपका प्रश्न कि क्या उनके संज्ञान में लाया गया? जी हाँ, जितनी भी शिकायतें आई स्टेशन डेवलपमेंट से संबंधित, वो सभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को, उस वक्त चौहान साहब थे, उनके संज्ञान में लाया गया, उनके अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। आगे आने वाले दिनों में उन्होंने अश्योर किया है कि उसको और अच्छी तरीके से मेंटेन करें। मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी जिक्र की। पीडब्ल्यूडी अभी आपने 23-24 का सुना है, अच्छा प्रॉफिट मिला, फिर भी आपकी मदद के लिए पीडब्ल्यूडी को क्यों आना पड़ा? नहीं, पीडब्ल्यूडी को मेरी मदद के लिए नहीं आना पड़ा। ये महाराष्ट्र सरकार की योजना थी कि दोनों गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से हम फसाड को डेवलप करें। मेरी तो इच्छा है कि स्टेशन के अंदर भी, देखिए ये पब्लिक मनी है, चाहे महाराष्ट्र सरकार का हो या सेंट्रल का हो या कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का हो। अगर ये यात्रियों की सुविधा के लिए और उसके विकास के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है तो क्या हो रही है? सर, ये जी
जो रेल नया, लाइन जिंदल के लिए। रुकी हुई है, उसके कारण क्या कुछ दिगनी जयगढ़ रेल लाइन बिल्कुल नहीं रुकी है। दिगनी जयगढ़ रेल लाइन के लिए जॉइंट वेंचर कंपनी बनी थी, लेकिन उसमें जो मेजर स्टेक होल्डर JSW थे, उन्होंने अभी ये तय किया कि अभी इस लाइन के लिए 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट अभी नहीं करना चाहेंगे। ये चूंकि प्राइवेट पोर्ट है, प्राइवेट पोर्ट से लाइन आनी है और हमारे कोंकण रेलवे खंड में जुड़नी है, इसलिए ये इस निर्णय का अधिकार उनके पास है, उसमें हम उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते। सर अर्ली मॉर्निंग गाड़ी एक शुरू हो सकती है कहाँ से कहाँ मैडम? रत्नागिरी से पनवेल तक अर्ली मॉर्निंग यानी 4-5 बजे। यहाँ से हम लोग 10 बजे जाके काम करके बम्बई से आ सकते हैं क्या? 10 बजे आप जाना चाहें तो पनवेल जाना चाहिए। हाँ। ठीक है, हम इसको एग्जामिन करा अरे लेते यार हैं। रत्नागिरी जाके जहाँ से आपको मिलके वापस आ सकते अच्छी बात है। मुंबई गोवा की हालत आप रोड की तो देख रहे हैं। वहाँ से आने के लिए लोग हमको पूछ रहे हैं कि मुंबई से आने के लिए गाड़ियाँ हैं सुबह। यहाँ पे हम 10 बजे, हाँ 10 साढ़े 10 बजे पहुँच सकते हैं। यहाँ से जन शताब्दी वंदे भारत एक्सप्रेस है, लेकिन यहाँ से जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए ऐसी कोई गाड़ी की सुविधा आपकी तरफ से दिया गया है? 10 बजे तक मुंबई पहुंच मुझे तो ऐसा है कि अगर आप रत्नागिरी स्टेशन की बात करें तो लगभग सभी मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन रत्नागिरी में रुकती हैं, जो कि मुंबई जाती हैं, और पनवेल बहुतों का ठहराव है, कुछ का वैसे ही है। जैसा कि मैडम ने कहा, तो ये प्रश्न मुझे ठीक है, क्या कोई एक पर्टिकुलर ट्रेन पर्टिकुलर समय पे स्टार्ट किया जा सकता, तब तो मैं उसे एग्जामिन करूँ। सामान्य बात का जवाब ये हो सकता है कि जितनी अधिक गाड़ियाँ हो यात्रियों की सुविधा के लिए अच्छी बात है। सर चिपळूण कराड का क्या हुआ? चिपळूण कराड प्रोजेक्ट ये इम्पोर्टेंट चिपळूण कराड सर, चिपळूण कराड हाँ देखिए वैभववाडी कोल्हापूर, वो तुम्ही उठू नका, वैभववाडी कोल्हापुर लाइन रेलवे बोर्ड की पीक बुक में सैंक्शन लाइन है, लेकिन अभी इसमें फंड एलोकेशन नहीं आ रहा है। हाँ, और ये सेंट्रल रेलवे का खंड है। वैभववाड़ी सिर्फ हमारा स्टेशन है जहाँ से जुड़ेगा, और वो भी इस रोहा रत्नागिरी खंड जैसा कठिन पहाड़ी खंड है। उसमें जब फंड आएगा तो निश्चय इस पर काम होगा, लेकिन अभी उसमें हमारी जानकारी के हिसाब से अब इसमें कोई फंड एलोकेशन नहीं है। वही स्थिति चिपळूण कराड की है, और वही स्थिति हुगली अंकोला की। कोकण के 2 फेस्टिवल, कोकण के होली और गणपति जी, और डिक्लेरेशन होने के पहले ही फुल होते हैं क्या? 2 मिनट में। अच्छा कहाँ नहीं फुल होता, आप ये बताइए, खाली कोकण की बात क्यों करते हैं? जब त्योहारों के समय, चाहे वो चाहे वो क्रिसमस हो, होली हो, दिवाली हो, गणपति हो, हमेशा गाड़ियाँ फुल होगी, क्योंकि डिमांड रहती है सर। अब रिजर्वेशन पहले कैसे फुल होता है? रिजर्वेशन इसलिए पहले फुल होता है क्योंकि अब मैनुअल सिस्टम नहीं है। आज 70% लोग घर पे बैठ करके ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं, तो डिमांड सप्लाई की हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, तो वो तो फुल होगा ही, उसका तो हम क्या उत्तर दें? सर तेजस एक्सप्रेसमध्ये जे स्मार्ट टीव्ही लावलेले आहेत ते अजिबात चालू नाहीये. म्हणजे आम्ही एवढं तिकीट देतो, 1100 रुपये 1200 रुपये देतो मुंबईला अच्छा, जायला. उसकी सूचना सही नहीं आती है। नाही टीव्ही चालू नाहीये. हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तेजस एक्सप्रेस कोंकण रेलवे की गाड़ी नहीं है, नहीं आपको जानना चाहिए। तेजस एक्सप्रेस बॉम्बे रीटी यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से चलती है, सेंट्रल रेलवे का प्राइमरी मेंटेनेंस है, लेकिन आपकी ये शिकायत हम वहाँ तक पहुँचा देंगे और उसको रेक्टिफाई कराने का प्रयास करेंगे। सर इलेक्ट्रिशियन में तुम्हारा इतना फायदा हुआ है 190 कड़ी, आपने टिकट रेट कम नहीं किया इसमें? नहीं, टिकट के जो रेट है, टिकट के रेट सेंटर डिसाइड है, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति दिल्ली से पनवेल तक एक रेट पर आए और पनवेल से मडगांव या रत्नागिरी दूसरे रेट पर जाए। अगर और टिकट के रेट फिक्स करने का अधिकार कोंकण रेलवे को नहीं है। कोंकण रेलवे रेल मंत्रालय के अधीन एक कॉर्पोरेशन है। जैसा मैंगो और फिश यहाँ का बड़ा बिजनेस है, जो पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, गूगल उसको देख के लिए मैं 3 साल से प्रयास कर रहा हूँ जी। अच्छा, और आज भी मैं यहाँ के मैंगो ग्रोवर्स को और फिश ग्रोवर्स को कहता हूँ, आप डिमांड लाइए, मैं हर हफ्ते 2 ट्रेन चलाने को तैयार हूँ। प्रयास मेरे सारे प्रयास फेल हो गए, एक भी मुझे डिब्बे का डिमांड नहीं मिला है। रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। रेलवे स्थानक पर यात्रियों को शुद्ध और सस्ता जल मिले, इसलिए तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी ने RO प्लांट ये किए थे, अवेलेबल किए थे,
बाद में IRCTC की ओर से भी 5 रुपये में 1 लीटर पानी मिल रहा था, वो दोनों प्लांट बंद है। और दूसरी जो हम बात करें तो अपना मिनरल वाटर रहता है, पैकेज वाटर रहता है, उसका 15 रुपीज़ प्राइस है, लेकिन वो चार्ज किया जाता है। तो उनके फायदे के लिए ये बंद है क्या, जो RO प्लांट और दूसरा IRCTC? नहीं, देखिए IRCTC को मैंने व्यक्तिगत रूप से अभी अनुरोध किया है कि हमारे निर्णय जो IRCTC का हेडक्वार्टर है वो लेगा। किसी भी प्रकार की बंदी कोंकण रेलवे पर जल्द के लिए नहीं है। ओवर चार्जिंग की अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत है तो आप RRM के या CCM के नोटिस में जरूर ला सकते हैं। हमारे संज्ञान में इस प्रकार की अगर कभी भी कोई शिकायत आती है तो बहुत ही हैवी पेनल्टी लगेगा। यहाँ तक कि करीब 4-5 महीने पुरानी एक घटना है, खाने पर मक्खी बैठने की एक कंप्लेंट मडगांव में आई थी और इमीडिएटली उसी दिन 50,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। अगर कोई इस प्रकार की शिकायत आती है आप जरूर हमारे संज्ञान में लाएंगे। लेकिन जो मिनरल वाटर है वो हर स्टॉल पर उपलब्ध कराया गया है, उसका एक MRP फिक्स है। अगर कोई भी व्यक्ति ओवर चार्ज करता है उसको दंड देने का प्राविधान है। आप कह रहे हैं कि IRCTC क्यों नहीं करता, आपको मालूम है IRCTC एक भारतीय रेल का कॉर्पोरेशन है। हमने उनको निवेदन किया कि अगर वो रेल नीड शुरू कर सके। 5 रुपये वाली योजना मैं चेक करके बता पाऊंगा, अभी तुरंत उस पर टिप्पणी मैं नहीं कर पाऊंगा। जी 2-3 पे जाने के लिए, आने के लिए तो है, लेकिन जाने के लिए कोई लिफ्ट नहीं है या उसके लिए कुछ हो सकता है? ठीक है, हम इस पर हम सब विचार कर लेते हैं। हम बहुत सारा पैसा ऐसे रेमिडी के लिए सैंक्शन कर रहे हैं। हाँ, मैं बहुत अच्छा, मैं ध्यान से उतर गया था। MIDC रत्नागिरी स्टेशन पर करीब 35 से 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसी योजना में लिफ्ट लगाएंगे। कौन से वाले 1 नंबर 2 नंबर कौन से चेक करके बता पाएंगे, लेकिन लगा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 में प्रपोज किया, हम लोग प्रपोज किया बताया था जिसमें पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का शेयर कितना है और वो रोड वाला वो कमर्शियल का कितना है? इस वक्त देखिए ऐसे कहना संभव ही नहीं, क्योंकि इतने आंकड़े याद नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर आप सामान्य बात जानना चाहते हैं तो पैसेंजर ट्रेन चलाने से रेलवे को राजस्व की हानि होती है। जहाँ साहब कोकण के लोगों ने जगह दी इसलिए कोकण रेलवे बनी। अभी कितने वेटिंग है जिनको अभी तक नौकरियां देना बाकी है और कितने लोगों को कोकण रेलवे नौकरियां दे दी? कोई आंकड़ा? 5,220 लोग हमारे पास हैं, इसमें से 2,975 सिर्फ लैंड यूजर्स हैं और 190 वैकेंसी की अभी हमने एग्जाम कराई है। 28 फरवरी से 6 मार्च के बीच में उसका रिजल्ट आ जाएगा। हिंदुस्तान के 35 सेंटर पर एक साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराए गए, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एग्जाम हुआ है। उन 190 वैकेंसी में से भी 85 वैकेंसी ग्रुप डी के लिए भरी जाएगी, वो सिर्फ लैंड यूजर से भरी जाएगी। बाकी 85 ग्रुप सी की है जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी लैंड यूजर। जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं पहली वरीयता किसी भी क्षेत्र में लैंड यूजर को ही दें। 40,000 एप्लीकेशन है और कोंकण रेलवे का स्टूडेंट 5,000 है, बाकी आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। सिंधुदुर्ग एक्सप्रेस जो आती है सुबह वो सभी स्टॉप कवर करती है, लेकिन ट्रेन और कासो ये 2 स्टॉप कवर नहीं करती। ठीक है, हम नोट कर लेते हैं। नहीं तो भी बाकी सब गोरेगांव को बोलेंगे। हाँ, एक्सप्रेस कर दिया गया है। हाँ पैसेंजर पैसेंजर ही है वो, ऐसे कैसे सुने, एक व्यक्ति को सुने दीजिए। हाँ, वो 2 स्टॉप क्यों नहीं लेती है उसका आंसर मेरे को चाहिए। थोड़ा सा उत्तर देना मुश्किल होगा। नहीं सर, जिधर मैं पैसेंजर बताता नहीं हूँ, है, नहीं एक मिनट, क्या वो कोंकण के स्टेशन है ये बताइए पहले आप। यस कौन से स्टेशन? देखो मैं अभी बता रही कोंकण हूँ। रेलवे रोहा से शुरू होता है और ढोकुर पे खत्म हो जाता है। नहीं पर उसके पहले रहती है ना, उसके पहले भी रुकती है, जिते में रुकती है। लेकिन हमारा स्टेशन नहीं है, सेंट्रल में है। जितेला क्रॉसिंगला थांबत असेल ते. नहीं क्रॉसिंगला नाही, माझ्या लिस्टच आहे सर सुनिए सर, मैं थांबते क्रॉसिंग में जहाँ भी आपको हमें रुकना होगा, लेकिन उसमें हम क्या निर्णय लें? हम कह सकते हैं कि हम
हमारे पास यात्रियों की मांग आई, मैं सेंट्रल रेलवे को फॉरवर्ड कर सकता हूँ, कंसिडर क्यों नहीं होता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पास रोहा से जोधपुर तक के मेरे स्टेशन हैं, मेरे पास टोकन कन्या मेरी गाड़ी है, मांडवी हमारी गाड़ी है, तुतारी हमारी गाड़ी है। इस प्रकार के कुछ मेमोज हैं जो हमारे अपने हैं, उसका परिचालन हमारे नियंत्रण में है, ठहराव हमारे नियंत्रण में नहीं है। ठहराव कमर्शियल जस्टिफिकेशन ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के साथ रेलवे बोर्ड को भेजा जाता है, वहाँ से निर्णय आता है, उससे हम लेते हैं। महाराष्ट्र का दिल्ली में कुछ चलता है तो समझ जाए सर ये मेमो इसके बारे में नेपाल से क्या कोलैबोरेशन हुआ है? नेपाल नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न, लोगों को जानना चाहिए। सिर्फ गाड़ी के ठहराव और इमरजेंसी के कोटा के अलावा भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं। विदेशों में पूरा नेपाल रेलवे हम चलाते हैं, कोंकण रेलवे चलाते हैं, बहुत गर्व की बात है आप सबके लिए। कोंकण रेलवे नेपाल रेलवे का ऑपरेशन मेंटेनेंस करता है और 2 डेमो सेट हमने उनको सप्लाई की हैं, 6 सर्विसेज उनकी चलती हैं, वो हम चलाते हैं। तो पूरा नेपाल रेलवे आज की डेट में कोंकण रेलवे उनका परिचालन करता है और अगले 2 साल के लिए भी ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिला है। इसी प्रकार केनिया में नैरोबी में उनका टाटा केमिकल्स का लोकोमोटिव और ट्रैक के रखरखाव का पहले एक कंसल्टिंग स्टडी उन्होंने हमें दिया, तो हमने सक्सेसफुली पूरा करके दिया। अभी उन्होंने हमें कहा है 135 किलोमीटर ट्रैक की लाइन का मेंटेनेंस करने की, जिसके लिए बातचीत जारी है। अगर वो भी कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता है तो कोंकण रेलवे के लिए एक और नया प्रोजेक्ट विदेश में शुरू। कोंकण के नाम में कितनी शक्ति आपने देखा ना इसमें कोई संदेह नहीं। बॉडी लैंग्वेज करती है ना। देखिए पैसेंजर नोटिफाइड थी, अब एक्सप्रेस क्या क्यों हो गई? क्यों होगी? मतलब रेलवे बोर्ड की नीति के हिसाब से हुई है। पैसेंजर ज्यादा से ज्यादा स्टेशन पर रुक के 2-4 को स्टेशन में बोले हो ऐसा है कि एक्सप्रेस है। फिर आप जैसा एक सजेशन है मेरा आपके लिए, ट्रेन पैसेंजर है लेकिन उसका फेयर है वो एक्सप्रेस का है, ये बराबर है क्या? कौन सा पैसेंजर? वो जो सावकड़ी जवाब जी वो पैसेंजर पे एक्सप्रेस का फेयर कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं लेगा, वो एक्सप्रेस नोटिफाइड है इसलिए एक्सप्रेस का फेयर नोटिफाइड किया है वही गलत है। आपकी बात को हम नोट कर लेते हैं और आपको ऑफिशियली रिप्लाई भी कर देंगे कि पैसेंजर से एक्सप्रेस क्यों हुआ, ये जानना चाहते हैं आप? ठीक, ये भी जानना चाहता हूँ फेयर भी ज्यादा हो गया। बोलिए। आपने जब शुरुआत की थी तो आपने मेंशन किया था कि बिडिंग्स मतलब प्रोजेक्ट्स के बिडिंग के बारे में ये मेंशन किया था, और अभी आपने जब आंसर किया था उसमें आपने केनिया और नेपाल के कुछ एग्जांपल दिए थे, और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स है जो आगे जाके तो मतलब उसमें बिडिंग कर सकते हैं, और बेसिकली प्रोसेस कैसे रहती है इंटरनेशनल लेवल पे? जैसा नेशनल लेवल पे है वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे है। उनके ग्लोबल टेंडर्स आते हैं, उसमें हम अप्लाई करते हैं, भरते हैं। उसमें 2 पैकेट होता है, पहला होता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अगर उनके टेक्निकल क्वालिफिकेशन में हम क्वालिफाई होते हैं तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम मीट करते हैं, फिर फाइनेंशियल बिड डालना होता है। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हम ग्लोबली बहुत सारे देशों में इस वक्त टेंडर भरने की प्रक्रिया में है, चाहे वो रोलिंग स्टॉक के मेंटेनेंस यानी लोकोमोटिव मेंटेनेंस हो, अफ्रीकन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, हम उसमें प्रयास में लगे हुए हैं। न केवल देश के बड़े टेंडर्स हमको मिले, और देश के बड़े टेंडर्स में मेरा ध्यान मेट्रो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर भी है। हम बहुत जल्दी मदुरई और कोयम्बटूर मेट्रो में भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। नवी मुंबई मेट्रो का ऑपरेशन मेंटेनेंस कोंकण रेलवे करता है और अगले 3 साल के लिए करता रहेगा। ये भी हमें टेंडर के थ्रू, बिडिंग के थ्रू मिला है। तो बहुत सारे देशों में इस वक्त ग्लोबल टेंडर में कोंकण रेलवे पार्टिसिपेट करेगा। नेपाल तक लेह से नेपाल तक कभी शुरू हो गई? उनको भी था सर, उनको भी कंसेशन मिलता था। तो अभी इतना अच्छी सी प्रॉफिट है, तो अभी देने में क्या ख्याल है? देखिए इसका उत्तर तो माननीय रेल मंत्री सदन में दे चुके हैं। ये कॉर्पोरेशन को, जैसा मैंने कहा, इस प्रकार की नीतियां तय करने का अधिकार नहीं है। जिस दिन कोंकण के पत्रकारों को दे सकते हैं, आप कोंकण रेलवे के आप दे सकते हैं। काश ऐसा होता तो हम इन सबके कंसेशन
भारत सरकार ने नीति के तहत इसको तय किया है। इसमें मेरा टिप्पणी करना बिल्कुल भी उचित नहीं है।